भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, क्योंकि ये न्यू बेयर एक्ट है। सेक्शन सेम सिर्फ चेंज हुआ है मोस्टली, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आई होंगी वो हम बताएंगे, ठीक है। तो कल हमने सेक्शन 3 पढ़ा था, वो बोल रहा था कि सिर्फ विवादक तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा। विवादक तथ्य क्या होता है? जिसका फैसला न्यायालय को करना होता है किसी अधिकार या दायित्व को निश्चय के लिए, जैसे जमीन का कब्जा किसी का तय करना, ठीक है, किसी की वसीयत असली है कि नहीं, किसी ने हत्या की है कि नहीं, है ना, जो प्रश्न कोर्ट के सामने हो, और उससे संबंधित सुसंगत तथ्य जो उस विवादक तथ्य का निर्धारण कर सके। तो उसी को हम देख रहे थे, सेक्शन 8 आज देखना है। ओके, सेक्शन 8 सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, ठीक है। जहां यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई अपराध या वाद योग्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, ठीक है। तो षड्यंत्र हो रहा है तो जाहिर सी बात है दो या उससे अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो षड्यंत्र का सबूत देना है तो किस सेक्शन में दिया जाएगा? सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुराने वाले में सेक्शन 10 था। देखो यहाँ पर भी मैंने 10 ही लिख दिया। जो चीज़ दिमाग में ज़्यादा क्लिक की रहती है वो बार बार इंसान लिख देता है। नए वाले में 8 है, तुमको 8 ही याद करना है, ठीक है। ओके, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसे आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही गई या की गई, लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार सुसंगत है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए कि ऐसा व्यक्ति उसका पक्षकार है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर बोर्ड बताते हैं। एग्जाम्पल, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि ए राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, ठीक है। देश के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए एक क्या कर रहा था? षड्यंत्र कर रहा था, ठीक है। बी ने उस षड्यंत्र के प्रयोजन के लिए यूरोप में हथियार इकट्ठा किए। सी ने वैसे ही उसी उद्देश्य के लिए कलकत्ता में धन संग्रह किया। डी ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र के लिए प्रेरित किया, इकट्ठा किया। और ई ने आगरा में, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। इन तथ्यों और उन षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाले द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से प्रत्येक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और उनमें एक ही सह अपराधिता साबित करने के लिए सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो तथा चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति के लिए अपरिचित रहे हों तथा चाहे उनमें से ... सबसे पहली बात बोल रहा है सेक्शन 10, हम देखते हैं आज। सेक्शन 10 भी बोल दे। सेक्शन 8 देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट का और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो जिसने पुराना पढ़ा हो और अगर वो नया सेक्शन तैयार करना चाहता है, क्योंकि फैक्ट तो सेम है, सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 11 तक जो मैंने अभी देखा है, इसमें -2 का नियम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 में था, ये 3 में है। ये जो 6 में था, इसमें 4 में है। 7 में था, इसमें 5 में है। सेक्शन 11 तक ऐसे चल रहा है। उसके बाद कहीं कहीं बीच में गड़बड़ हुआ है, तो अभी हम उसके लिए नहीं जाएंगे, ओके। तो सेक्शन 10 पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी षड्यंत्र का भाग था, किसी षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया था, इसको साबित करना होगा तो किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 8, अगर मैं सेक्शन 10 बोल रही हूँ ना, समझ लो इंडियन एविडेंस एक्ट का बोल दे रही हूँ, पुराने वाला लगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसी व्यक्ति के षड्यंत्र के बारे में, किसी व्यक्ति के षड्यंत्र के बारे में, तो षड्यंत्र कैसे हो रहा है? दो या अधिक व्यक्ति हैं तब, ठीक है। और उसमें से कोई व्यक्ति उस षड्यंत्र का भाग था कि नहीं, इस संबंध में अगर कोई अन्य व्यक्ति कोई बात को कहता है, चाहे बोलकर, देखो मेरा माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड वाली आदत पड़ी है ना, तो वहां पे ऐसे ऊपर इरेज करने के लिए ओपन नहीं करना पड़ता, तो राइटिंग भी गंदी सी है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ी सी राइटिंग सही करते हैं, तो थोड़ा सा हाथ तिरछा कर लेते हैं तो सही से बनेगा, ठीक। कोई कुछ कहता है, कुछ सुनता है या कुछ लिखता है जिससे इस व्यक्ति के आशय के बारे में स्पष्ट होता है कि हाँ, ये भी क्या था, उस षड्यंत्र का भाग था, ठीक है, ओके।
तो उसका साक्ष्य कहाँ दिया जाएगा? सेक्शन 8 में। षड्यंत्र साबित करना हो तो सेक्शन 8 में। अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है देखो, ए के ऊपर आरोप है कि वह राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, देश के विरुद्ध, मान लो कि कोई युद्ध करना है, देश विद्रोही काम करना है इत्यादि, कोई भी आरोप लगा है, ठीक है। और युद्ध करने के लिए जो षड्यंत्र हुआ था उसका भाग ए भी है, ठीक है। क्या है? षड्यंत्र का भाग है। अब देखो, ए के ऊपर आरोप लगा है, बी क्या कर रहा है? बी के ऊपर भी ऐसा ही आरोप है, लेकिन बी क्या कर रहा है? यूरोप में हथियार इकट्ठा कर रहा है देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। सी पैसा इकट्ठा कर रहा है बंबई में। डी कलकत्ता में लोगों को इकट्ठा कर रहा है उस षड्यंत्र में भाग लेने के लिए। ई भी कुछ कर रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, षड्यंत्र देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए। ओके। अब एक व्यक्ति है एफ, वो भी षड्यंत्र का भाग है और इसके पास से लेटर मिलता है, ढेर सारा लेटर मिलता है, 10-15 लेटर, जितना भी चाहे जितना लेटर चाहे, एक ही लेटर मिल रहा है, ठीक है। और उसमें षड्यंत्र के बारे में चर्चा है जिसमें ए का भी जिक्र है, ठीक है। तो ये जो लेटर मिला है जिसमें षड्यंत्र के बारे में बात हुई है, ए के आशय को दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकता है। भले ही ए एफ को न जानता हो सकता है ए डी को भी न जानता हो, ए ई को भी न जानता हो, ठीक है। षड्यंत्र हो रहा है बट एक से अधिक व्यक्ति को जानता हो, बी को या सी को, किसी न किसी को तो जानता हो, तभी दो व्यक्ति होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर किसी ने षड्यंत्र किया है कि नहीं, उसके इस आशय को किसी प्रकार से साबित किया जा सकता है, तो किस सेक्शन में साबित किया जाएगा? सेक्शन 10 में। ओके। तो 10 से 15 सेकंड का सेक्शन है ये रिवीजन के लिए, बट तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से अंदर चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। ओके। इसके एग्जाम्पल में कुछ बदलाव हुआ होगा, क्यों हुआ होगा बता रहे हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, ठीक है। सेक्शन 3 बोल रहा है या तो विवाद्यक तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा या तो सुसंगत तथ्य का। ये सेक्शन क्या बोल रहा है? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होंगे, अर्थात कब उनको साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 9 के बारे में एक चीज़ याद रखना है, ये प्ली एलिबी का सिद्धांत है। अक्सर मूवी वगैरह में तुम लोग ध्यान से कोई मूवी देखो जिसमें अपराधी के बारे में बात हो रही है, तो प्ली एलिबी का एक सिद्धांत होता है जिसका प्रयोग करके कोई भी अपराधी बच जाता है। एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसमें शायद गोविंदा थे हीरो, और जो अपराधी था वो अक्सर गिरफ्तार होता था, लेकिन हर बार साबित होता था कि जब उसने अपराध किया, जैसे मान लो एक्स ने 10 तारीख को अपराध किया और साक्षी भी हैं, साक्षी गवाही भी दे रहे हैं, लेकिन उसी दिन का वो किसी मंत्री के साथ फोटो दिखा देता था कि सर मैं तो मंत्री जी के साथ फला देश में फला शहर में पार्टी कर रहा था, तो मैंने अपराध कैसे किया, ठीक है, और वो बच जाता था। बाद में मूवी में दिखाया जाता है कि वो जुड़वा थे, ठीक है। तो जब तक ये साबित नहीं होता वो जुड़वा थे, अपराधी जुड़वा था, तब तक वो प्ली एलिबी मतलब अन्यथा उपस्थिति का कहीं और था, अपराध करने के स्थान से इतना दूर था कि वो अपराध कर ही नहीं सकता था, का बचाव लेकर बच जाता था, ठीक है। प्ली एलिबी का ये मतलब होता है, ठीक है। तो जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है सुसंगत होंगे। कब सुसंगत होंगे? यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, ठीक है। यदि वे स्वमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अनास्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं, ठीक है। ओह सॉरी 9 इंडियन एविडेंस सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत जो अक्सर पूछा जाता है, प्ली एलिबी का सिद्धांत किस सेक्शन में है? अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। ये तुमको इस सेक्शन में से संबंधित है, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उससे पहले देखो, कोई तथ्य जो सामान्यतः सुसंगत है ही नहीं, जिसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, कब वो सुसंगत होगा? जब वो विवाद्यक तथ्य क्या होता है? जिसका न्यायालय निर्णय करे, या सुसंगत तथ्य को अन्यथा कर दे। अभी बता रहे हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है। सुसंगत तथ्य का एकदम असंगत हो, एकदम अपोजिट हो, तब उसको साबित किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो एकदम असंगत है तो वो सबूत के रूप में यूज हो जाएगा, ठीक है। या वो विवाद्यक तथ्य
या सुसंगत तथ्य की किसी अधिकार, दायित्व इत्यादि को क्या कर रहा है, या तो स्थापित कर रहा है या तो समाप्त कर रहा है इत्यादि। बहुत सारी चीजें देखो ये स्वमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व के अनास्तित्व को अधिसंभाव या अनाधिसंभाव्य बनाता है। अब देखो क्या बोल रहा है, सामान्यतः एक्स ने वाई का मर्डर किया, ठीक है, मर्डर किया कलकत्ता में, ठीक है, एक्स दिल्ली में था उस दिन, तो एक्स कहाँ था, दिल्ली में। अगर एक्स के ऊपर आरोप लगा है तो इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, कि दिल्ली में था, चाहे आगरा में था, चाहे लंदन में था, ठीक है, लेकिन क्योंकि ना ये विवाद्यक तथ्य है ना सुसंगत तथ्य है, लेकिन देखो ये सुसंगत तथ्य और विवाद्यक तथ्य को एकदम अपोजिट कर दे रहा है, समाप्त कर दे रहा है। एक्स के ऊपर आरोप अगर लगा है मर्डर का, ठीक है, और कहा जा रहा है कि 4 तारीख को उसने एक्स का वाई का कलकत्ता में मर्डर किया है, ठीक है, और उसी दिन वो कहाँ था, लंदन में था, तो वो ये तथ्य अगर साबित हो गया अन्यत्र उपस्थित का, दिन ही दूर था कि वो उस दिन उस देश में उस जगह पे उस स्थान पर जहां मर्डर हुआ हो ही नहीं सकता था, तो ये विवाद्यक तथ्य को अर्थात जो उसके ऊपर आरोप तय करना है उसको एकदम समाप्त कर दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये सुसंगत हो जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी अमूक दिन चेन्नई में अपराध किया। देखो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ना 1862 1861 में बना था पाकिस्तान भारत में था, तो एग्जाम्पल ऐसे थे कि क्या व्यक्ति ने दिल्ली या कलकत्ता या लाहौर में अपराध किया, ठीक है, और विदेश का एग्जाम्पल लिया जाता था अक्सर गोवा, क्योंकि गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था, है ना, ओके। तो इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा था कि क्या व्यक्ति ने कलकत्ते में हत्या की, यह बात की जिस दिन हत्या हुई उस दिन वह लाहौर में था, अन्यत्र उपस्थिति का एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि इंडियन लॉ की तरह थोड़ा सा इसको ऐड किया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या ए ने चेन्नई में मर्डर किया या कोई क्राइम किया। चेन्नई में कोई क्राइम किया है। यह तथ्य कि जिस दिन का उस दिन जिस दिन अपराध हुआ लद्दाख में था सुसंगत है, ठीक है, सामान्यतः सुसंगत नहीं होता कि वो कहाँ था कहाँ नहीं, बट यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग का उस स्थान से जहाँ की अपराध हुआ इतनी दूरी पर था कि ए द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असंभव नहीं है तो अत्यंत अनधिसंभाव्य सुसंगत है। ओके, सॉरी एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, ए के ऊपर आरोप है कि उसने चेन्नई में कोई क्राइम किया, ठीक है, अब जिस दिन का चेन्नई में उसके ऊपर क्राइम का आरोप है उसी दिन वो सबूत में दिखा रहा है कि मैं लद्दाख में था, चाहे टिकट के जरिए किसी भी तरीके से साबित कर देता है कि मैं लद्दाख में था। देखो 1861 में तो ये एकदम क्लियर था कि वो अपराध नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि भाई लद्दाख और चेन्नई में तो हवाई जहाज नहीं चलता था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, ठीक है, ओके, लेकिन अब चूंकि हवाई जहाज चलता है तो हो सकता है कि उसने अपराध ना किया हो, अपराध किया हो, तो बोल रहे एकदम समाप्त तो नहीं कर देता, ठीक है, एकदम उसके अपराध करने के दायित्व को एकदम तो समाप्त नहीं कर दे रहा, बट क्या कर दे रहा है, अनाधिसंभाव्य कर दे रहा है, ठीक है, नहीं अनाधिसंभाव्य मतलब एकदम समाप्त नहीं कर दे रहा, बट संभावना को कुछ कम कर दे रहा है, ठीक है। प्रथम दृष्टिया क्या होगा कि हाँ भाई लद्दाख में था, जिस दिन मान लो 4 तारीख को लद्दाख में था, 4 अगस्त को, और 4 तारीख को ही चेन्नई में अपराध हुआ है, ठीक है, तो इसके पक्ष में प्रश्न बन सकता है कि हाँ ये जो है क्या कहते हैं प्रथम दृष्टिया निर्दोष हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 एग्जाम्पल दे दिए, दूसरा देखो, क्या ए ने कोई अपराध किया, परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध ए बी सी या डी में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा, वह प्रत्येक तथ्य जिससे दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया था और वह बी सी या डी में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था सुसंगत है, ठीक है। ओहो, चलो देखो पहला एग्जांपल बोल रहा है कि जिस दिन ए ने चेन्नई में अपराध का आरोप है उसी दिन वो लद्दाख में था, अगर वो साबित कर देता है तो ये है कि 100% तो कंफर्म नहीं है कि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन हाई चांस है कि उसने अपराध नहीं किया। अगर जिस दिन उसने चेन्नई में अपराध किया उस दिन मान लो वो अमेरिका में रहा होता, यूएसए में,
ठीक है, तो हाई एकदम 100% हो जाता है कि उसने अपराध स्वयं से तो नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आने में 24 से 36 घंटा लगता है आने जाने में, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ए के ऊपर आरोप है कि क्या उसने कोई अपराध किया है। तो मान लो यहाँ एक अपराध के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हत्या का। कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, बस अपराध लिखा था, किसी भी प्रकार का अपराध हो, ठीक है। अब ये सब साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि ए ने ही, डायरेक्ट सबूत नहीं है कि ए ने ही हत्या की है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो दो चीज दिखाती हैं। पहला, या तो हत्या ए ने किया है, या तो बी ने किया है, या तो सी ने किया है, या तो डी ने किया है, ठीक है, ओके। दूसरी परिस्थिति क्या दिखाती है कि बी, सी और डी उस हत्या को नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि तीनों बेहोश रहे हों, या बी सी डी को, मतलब किसी कारण से ये प्रथम दृष्टया ये चारों में से किसी न किसी ने हत्या की है, लेकिन बी सी डी हत्या को नहीं कर सकते थे। किस कारण से कर सकते थे ये बात अलग है। तो जब कभी मैथ पढ़ा हो, ठीक है, जब बी सी डी नहीं कर सकते तो बचा कौन, ए। तो इस प्रकार का भी साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो जो साक्ष्य सामान्यतः सुसंगत नहीं होता, बट सुसंगत तथ्य और विवादित तथ्यों को या तो एकदम साबित कर रहा है या तो एकदम ना साबित कर दे रहा है, ठीक है। तो अन्यथा साबित होने के कारण वो सुसंगत होता है। तो सेक्शन 9 मोस्टली जो तुमको याद रखना है वो इसी के लिए याद रखना है, प्ली एलिबी के लिए, कि अपराध के समय पर वो अपराध की जगह पे नहीं था, ठीक है, ओके। अपराध करते समय अगर वो अपराध की जगह पे नहीं था और इतनी दूरी पर था कि वो वहां पे आ भी नहीं सकता था, तो उस किसी भी प्रकार के दायित्व से बच सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम बच जाएगा, क्या केस उसी समाप्त हो जाएगा, वो बात है, ये सबूत का भार तय करते हैं, ठीक है। रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत होंगे। सेक्शन 10, नुकसानी का दावा हुआ है किसी केस में, तो नुकसानी चाहे क्रिमिनल केस में, मोस्टली सिविल केस की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। तो ओ शिट, फिर से पढ़िए ना व्हाइट बोर्ड वाले, पीपीटी वाला बोर्ड टच करने से पहले वो टच हो जा रहा है, ठीक है, ठीक। चलो क्या बोल रहा है देखते हैं। सेक्शन 10 बोल रहा है कि कोई केस चल रहा है जिसमें किसी को किसी प्रकार का मुआवजा दिलाना है, ठीक है। अब बताओ, नुकसानी की रकम कौन तय करता है, न्यायालय तय करता है, ठीक है। अब कोई तथ्य ऐसा साबित कर दिया जाए, ऐसा तथ्य साबित हो जाए जिससे न्यायालय क्या कर सके, उस नुकसानी को कम ज्यादा जितना देना है उसको तय करने में मदद मिल सके, ठीक है। तो ऐसा तथ्य भी साबित किया जा सकेगा ना, इसमें नुकसानी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल कोई नहीं दिया था सेक्शन में, तो हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 12 था इंडियन एविडेंस एक्ट में। चलो एग्जाम्पल अपने पास से दे रहे हैं। मान लो एक्स का केस चल रहा है वाई से मेंटेनेंस का, ओके, और वाई 10 लाख मांगती है, न्यायालय को रकम का निर्धारण करना है, ठीक है। अब अगर एक्स यहाँ साबित कर दे कि मैं बहुत पैसे की प्रॉब्लम मुझे खुद है, मैं खुद 500 रुपये पर डे के हिसाब से कमाता हूँ, तो ऐसे तथ्य न्यायालय को नुकसानी की रकम का निर्धारण करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। या फिर मान लो कि ये मंथली मेंटेनेंस ले रही थी, या एक मिनट रुक जाओ, वो दूसरा एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं तो इस पे जगह नहीं बचती, और उस पे माइक्रोसॉफ्ट वाले व्हाइट बोर्ड पे क्या रहता है कि इधर उधर करके लिख दो, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। एक्स ने वाई के ऊपर केस किया नुकसानी के लिए कि इसने मेरी कार तोड़ी है, ठीक है। मान लो 5 लाख का केस किया है, 50 लाख की कार थी, ठीक है, ओके। अब कोर्ट को निर्धारण करना है नुकसानी का, तो कौन सा तथ्य यहाँ साबित करना होगा,
वाई को ये साबित करना होगा कि कितने का नुकसान हुआ है। मान लो 50,000 का नुकसान हुआ है या 60,000 का, ठीक है। और अगर ये कह रहा है 5 लाख का नुकसान हुआ है तो इसको 5 लाख वाली रसीद तथ्य दिखाना होगा, है ना, या गाड़ी की फोटो जहां भी क्षति हुई है। तो ऐसे तथ्य जो न्यायालय को नुकसानी अर्थात क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने में सहायता करते हैं, उनको भी साबित किया जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में, इंडियन एविडेंस में शायद 12 होगा ये, ठीक। ओके, अब देखो, हमने देखा है अधिकार और रूढ़ि साक्ष्य होते हैं, कानून होते हैं। इंडियन एविडेंस भारतीय संविधान आर्टिकल 13 में भी दिया हुआ है ये, है ना। और प्लस अधिकार और रूढ़ि जहां पर अगर लागू होते हैं तो स्पेशल लॉ की तरह लागू होते हैं, लोकल लॉ की तरह लागू होते हैं, वहां आईपीसी बीएनएस के ऊपर हावी होंगे। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सामान्यतः बहुविवाह मान्य नहीं है, लेकिन अभी जस्ट उत्तराखंड में एक गर्ल ने 2 भाइयों से शादी की, क्योंकि वहां बहुपति विवाह चलता है। जितने भाई होते हैं उनके लिए एक वाइफ आ जाती है, वो उनका ट्रेडिशन है, रूढ़ी है, ठीक है। ओके, अब प्रश्न ये है कि अधिकार या रूढ़ी को न्यायालय में साबित करना होगा। मान लो उस लड़की के ऊपर केस चला जाए कि इसने बहुविवाह किया है, बहुपति विवाह किया है, तो उसके ऊपर उसको कोर्ट में क्या करना होगा, अपना रूढ़ी साबित करना होगा, ठीक है। तो रूढ़ी कैसे साबित करेगी, हाँ ठीक है, जहां किसी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में कोई प्रश्न है, ठीक है, तो वो तथ्य जो अधिकार रूढ़ी को क्लियर करते हैं वो सुसंगत होंगे। कोई समव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी सृजित, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, दृढ़कथित की गई या इनकार की गई थी, या जो उसके अस्तित्व से असंगत है, ठीक है, वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्य, प्रयोग की गई थी, या जिसमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था, दृढ़ कथन किया गया था, या उसका अनुसरण नहीं किया गया था। ओके, सेक्शन, इससे पहले मैंने 10 किया, सेक्शन 11 था आई थिंक, है ना। देखो सेक्शन 11 है, थोड़ा सा इसको करने में ना इंडियन एविडेंस एक्ट क्लिक कर जा रहा है बार बार मेरे दिमाग में, क्योंकि ये प्ली एलिबी था सेक्शन 11 में इंडियन एविडेंस एक्ट में। यहाँ पे क्या है, रूढ़ी अधिकार का निर्धारण करने के लिए कौन से तत्व सुसंगत होंगे। तो मान लो उन व्यक्तियों ने जो पहले जो रूढ़ी अधिकार का दावा कर रहे हैं, उन्होंने उनके यहाँ उनके सोसाइटी में जो जिस रूढ़ी को मान्यता दी गई हो, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, देखो समव्यवहार में उनके रोजाना, मतलब शादी होती है तो शादी में 7 फेरा लिया जाएगा, 3 फेरा लिया जाएगा, ये उनके यहाँ क्या हुआ होगा, रूढ़ी सृजित हुई होगी, ठीक है, मान्यता प्राप्त हुई होगी, ठीक है, या लोग उसको दृढ़ संकल्प होकर बोलते होंगे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है भैया, इत्यादि तरीके से, ठीक है। दूसरा, वे विशिष्ट उदाहरण जिसमें वह अधिकार या रूढ़ी दावाकृत, मान्य, प्रयोग की गई थी, गलती से मैं शिट बोलती हूँ, उसके लिए रियली सॉरी, बट आदत है, धीरे धीरे जाएगी। चलो, दूसरा बोल रहा है और कैसे रूढ़ी और अधिकार को साबित करेंगे, तो जैसे मान्यता, दृढ़ संकल्प, या अन्य तरीके से जैसे उस चीज को लोग फॉलो करते हों, या उनके यहाँ आखिरकार देखो, मान लो विवाह हुआ है तो विवाह में 4 फेरे होते होंगे, है ना, तो पहले भी उस रूढ़ी अधिकार को किसी ने माना होगा। जैसे उस लड़की ने 2 भाइयों से शादी की, एक लड़की ने 2 भाइयों से शादी की, तो पहले भी उनके परिवार में किसी ने ऐसा किया होगा, उनके बिरादरी में ऐसा हुआ होगा, तो उसका उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के द्वारा भी हम इसको साबित कर सकते हैं, ठीक है। अभी रूढ़ी से संबंधित और भी हमें सबूत के पार्ट 3 में एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। ओके, चलो एग्जाम्पल देखो, बस ये समझना, इसमें तुमको याद रखना है रूढ़ी और अधिकार को कैसे साबित किया जाएगा, तो लोग किस प्रकार से उसको रूढ़ी और अधिकार को फॉलो कर रहे हैं, उनसे पहले लोगों ने कैसे फॉलो किया था उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। किस सेक्शन में दिया गया है ये याद रखना है, तो सेक्शन 11 में दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या ए का एक मत्स्य क्षेत्र पर अधिकार है, ए के पूर्वजों को मत्स्य क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, ए के पिता द्वारा उस मत्स्य क्षेत्र का बंधक,
ए के पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल मत्स्य क्षेत्र का पश्चातवर्ती अनुदान। विशिष्ट उदाहरण जिसमें ए के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिसमें अधिकार का प्रयोग ए के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत है। ठीक। अब प्रश्न उठा, क्या क्या ए को किसी एक एरिया में, मत्स्य क्षेत्र में, ठीक है, मत्स्य, चलो अपने शब्द में यूज करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ए को एक फला तालाब पर कब्जा है या अधिकार है, ठीक है, ओके। अब उसके पूर्वजों द्वारा उस क्षेत्र को अपने नाम से दिखाया जाना, ठीक है, या उनके पूर्वजों के नाम पे कोई विलेख होना जिसमें वो क्षेत्र उसके पूर्वज के नाम पे दिखा था, प्लस ए के पिता के द्वारा भी उस क्षेत्र का एज ए ऑनरशिप रखना या यूज करना, ठीक है, या पड़ोसियों द्वारा एक को उसके यूज के लिए रोकना कि नहीं, इस पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। देखो, ये सभी सबूत के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज, इससे हमें क्या साबित करनी है, सिर्फ रूढ़ी या प्रथा साबित करनी है। जैसे उस विवाह में क्या हुआ, वो लड़की की शादी हो रही है ना, अब पुलिस अगर रोकने आएगी कि तुमने तो 2 विवाह किए हैं, तो वो लड़की क्या करेगी, दिखाएगी। देखो, रूढ़ी और प्रथा वाला कानून में हमने देखा था कि रूढ़ी प्रथा बीच में टूटनी नहीं चाहिए। अगर बीच में परिवार में किसी ने उसको रोक दिया है तो उसके बाद वाली पीढ़ी उसको फॉलो नहीं कर सकती। अब ये कानून है, ठीक है, लीगल कानून है, तो जाहिर सी बात है लड़की फॉलो कर रही है तो उसके पेरेंट्स ने भी फॉलो किया रहा होगा, ठीक है। तो लड़की उसको एज ए उदाहरण के रूप में उस रूढ़ी को साबित करने के लिए दे सकती है, ठीक है। उसके पूर्वज भी उसको फॉलो करते थे, वो साबित करने के लिए दे सकती है, ठीक है। चलो, ओके, सेक्शन 12। देखो, ये बहुत लंबा सा सेक्शन है और आज हमको लगता है यही सेक्शन हो पाएगा क्योंकि इसमें आई थिंक 16 एग्जाम्पल हैं और सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 12, मन की कोई भी दशा, मन की दशा क्या होगी, अपराध का पहला चरण मेंसरिया होता है, ठीक है, कि आपने कोई काम किस आशय से किया है, आप उस काम को आप किया या आपने उपेक्षा करके किया। मान लो आपने एक्सीडेंट किया है तो आपने जानबूझ कर किसी का एक्सीडेंट किया है, आपको ज्ञान था, या आपने उतावलेपन में गाड़ी चलाई है, ये सब क्या है, मन की दशाएं हैं, ठीक है। ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति आप क्या रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, वैमनस्य रखते हैं, या सदिच्छा दर्शित करने वाले शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं। देखो, जो मन की दशा होती है, आशय होता है इत्यादि, ये साबित करने के जो तथ्य साबित किए जाएंगे वो भी सुसंगत हैं, जो सबूत दिए जाएंगे जब ऐसे मन की या शरीर की शारीरिक संवेदना की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य सुसंगत है, ठीक है। जब हमें मेंसरिया साबित करना है कि इनका बुरा आशय था कि नहीं, दुराशय से इन्होंने काम किया कि नहीं, ठीक है, तो सेक्शन 12 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम और 14th इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ओके। तो किस में साबित करेंगे, उसका सबूत किस सेक्शन में देंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। हमें कोई भी अपराध साबित करना है तो सबसे पहले हमें दुराशय साबित करना होता है, लेकिन उसका साक्ष्य किस सेक्शन में दिया जाता है, तो सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। स्पष्टीकरण एक, जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणता नहीं अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में अस्तित्व में है। तो ये बोल रहे हैं कि लेकिन आप हर चीज नहीं साबित करोगे, सिर्फ वो मन का बात आपको साबित करना है, ठीक है, जो उस विवादित तथ्य से संबंधित है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर हत्या का आरोप है बी के, तो ए ने ये जानबूझ कर किया है, ए का बी के से क्या थी, नफरत थी, ठीक है, वैमनस्य था, ये सब साबित किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी मन की दशाएं हैं, मेंसरिया में आएंगी। ए हरदम हंसता रहता है, ए जो है क्या कहते हैं, अपने आप से ही बात करता है या कुछ सोचता रहता है, ठीक है।
ए जो है किसी विशेष पार्टी के बारे में क्या सोचता है, ये सब क्या है, उस अपराध से संबंधित नहीं है, ये सब नहीं साबित करना है। उस अपराध में जो विवादक तथ्य हैं उससे संबंधित तथ्य को ही साबित करना पड़ेगा, फालतू की बातें नहीं साबित करनी। स्पष्टीकरण दो, किंतु जहां किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अंतर्गत इस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। ठीक है, ओके। पूर्व दोष सिद्धि वैसे तो साबित करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, बट अगर उस अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के लिए, धारा 12 के लिए, ठीक है, ऑलरेडी उसने उसी टाइप का कुछ अपराध किया है, क्या हम बता रहे हैं, क्या बोल रहा है ये, ठीक है, बोर्ड पे बताते हैं। ओके, तो सेक्शन 12 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का भी लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, सेक्शन 14 था, इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मन में किसी के क्या चल रहा है, ठीक है, मन या शरीर की संवेदना या आशय, मानसिक आशय ले लो, ठीक है, मानसिक आशय ले लेते हैं, जितना तुम लोग को समझ में आए उतना ही बोलते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। मानसिक आशय मतलब कोई अपराध कर रहा है तो उसका आशय कैसा था, कोई काम वो स्वेच्छा से कर रहा है, मान लो उसने अपराध किया, स्वेच्छा से किया, सद्भाव पूर्वक किया, सद्भाव पूर्वक करेगा तो अपराध में नहीं जाएगा, या उसने ज्ञान से किया, या उसने मान लो कोई अपराध किया है, मान लो ए ने बी की हत्या की है और ए और बी के बीच में क्या था, वैमनस्य था, दुश्मनी थी, है ना, ये शारीरिक संवेदना दिखाता है, ठीक है, इटीसी। तो ये सब किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपराध के पहले चरण के लिए, मेंसरिया के लिए आवश्यक है, दुराशा साबित करने के लिए, ठीक है। तो इनको किस सेक्शन में साबित किया जाएगा, सेक्शन 12 में, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, देखो, ओके, एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि मन का आशय साबित करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी साबित करोगे, मन का आशय या दुराशय या शरीर का आशय सिर्फ आप उसी को साबित करोगे जो विवादक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। मान लो हत्या का आरोप है तो हत्या में विवादक तथ्य क्या होगा कि दोनों के बीच में दुश्मनी थी, तो दुश्मनी को साबित करने के लिए अगर कोई मन का आशय है तो आप दो, इधर उधर की बात नहीं करोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है, ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि की बात करता है, सामान्यतः पूर्व दोष सिद्धि को किसी अन्य केस में नहीं सुना जाता है, लेकिन अगर वो पूर्व दोष सिद्धि सेक्शन 12 से ही संबंधित है तब उसको भी सुना जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ दे देते हैं, फिर हम लोग तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें सब पढ़ते जाएंगे वहां पर। ये क्या बोल रहा है, सामान्यतः मान लो ए ने एक्स का मर्डर किया है, ठीक है, अब ए जो है एफ का मर्डर करता है, दोनों का इस मर्डर में कोई कनेक्शन नहीं था, बस इतना एक अपराधी एक है, ठीक है, ओके। मान लो इसको 15 साल पहले किया था वगैरह, तो आप उसको दोबारा साबित नहीं कर सकते दूसरे केस में, भैया इन्होंने पहले भी एक बार मर्डर किया हुआ है, ठीक है, ओके। हम इसको थोड़ा सा इरेज फिर से करेंगे क्योंकि अगले पेज में जाएंगे तो फिर तुमको एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा। तो पूर्व दोष सिद्धि कब साबित करनी है, सेक्शन 12 में दुराशय साबित करने के लिए। अब बता रहे हैं, ए के ऊपर क्वेश्चन है कि ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, ओके, सिंपल। अब देखो यह बात कि बी ने, ठीक है, बी नहीं, ऐसे बी और ए के बीच पहले भी लड़ाई हुई थी और ए ने बी को क्या की थी, हानि की थी, जिसके कारण ए को क्या हुआ था, जेल हुआ था। इस जेल जाने के कारण ए बी से क्या रखता था, वैमनस्य रखता था, ठीक है। तो इस प्रकार की पूर्व दोष सिद्धि क्या कर रही है, मानसिक आशय को साबित कर रही है, कारण को साबित कर रही है, वो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ओके। कुछ सेक्शन 7 से मिलता हुआ लग रहा है ना, सॉरी, सेक्शन 7 पुराना होगा, सेक्शन 5 इस सेक्शन में, ओके। तुम लोग जाके पुराना वाला बेरा की क्लास देख लेना।
अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे लेकिन बोर्ड पे नहीं जाएंगे, यहीं पर बताएंगे, ठीक है। ए चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है। ए के ऊपर कौन सा केस चल रहा है कि वह चुराए हुए माल को प्राप्त करता है, और कैसे प्राप्त करता है, जबकि उसको पता है कि ये चुराया हुआ है तब भी ले लेता है, ठीक है, ओके। प्राप्त करने का अभियुक्त है, अपराधी नहीं है, अभियुक्त है, मतलब उसके ऊपर एक के ऊपर आरोप लगा है कि वो चोरी का माल प्राप्त करता है, ठीक है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई वस्तु थी। अब इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा और यह साबित हो गया कि इसके पास चोरी का सामान था, ठीक है। चोरी का सामान जिसका इसको मान लो कि चैन चोरी हुई थी, ये एक विशिष्ट सामान है जिसका इसके ऊपर आरोप लग रहा है और ये इसके पास से हासिल भी हुआ था, ठीक है। ओहो हो आज क्लास में ना, तुम लोग के जूनियर क्लास में हम कह रहे थे, तो वहाँ पे एक लड़की है तुम्हारे जूनियर्स में, दिव्यांशी नाम है, उसका अक्सर जो है प्रॉब्लम हो रही है, उसका कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा तो कनेक्ट नहीं हो पाता, तुम्हारे एक सीनियर हैं दुष्यंत, वो बेचारे का आज तक कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। देखो आज जाके क्लास देखना, अगर रिकॉर्डिंग में होगा तो तुम लोग, बहुत लंबी क्लास है, 1 आवर 7 मिनट की, और देखो आज पहली बार दुष्यंत का कनेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई वस्तुएं थी, यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने होने के नाते सुसंगत है। जो वस्तुएं उसके कब्जे में हैं थी और उनमें से प्रत्येक और सबके बारे में वो जानता था कि चुराई हुई हैं, ठीक है। ए के ऊपर चोरी का आरोप लगा और ए के पास से चोरी का सामान भी बरामद हो गया, ठीक है। अब मान लो ए के पास से चोरी का सामान निकला, चैन, सोने की चैन, मान लो सुनार है, ठीक है, ओके। मान लो सुनार नहीं है, मान लो कोई भी, मान लो एक सामान्य सा व्यक्ति है, ठीक है। तो ये चोरी का सामान तो साबित हो गया कि चोरी की है इसने, बट ये कह सकता है कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। ये चोरी का सामान जो आप बोल रहे हो ये मुझे सड़क पे गिरी मिली थी, है ना, ओके। इसके आगे वाला क्या बोल रहा है लाइन, बट सिर्फ चैन नहीं मिली, इसके पास और भी बहुत सारे ऐसे सामान मिले जो सब चोरी के थे। मान लो इसके पास एक गाड़ी थी, 2 कार थी, ये सारे सामान पहले भी अलग अलग लोगों से चोरी हुए थे और ये सब इसके पास मिले, अर्थात ये जानता है कि इन सारे सामग्रियों का जिसका ये कलेक्शन रख रहा है ये सब चोरी किए हैं, और ये जानते हुए, ज्ञान रखते हुए अर्थात चोरी करता है, या चोरी का आरोप है, चोरी करता है, ठीक है। तो ये ज्ञान क्या दिखा रहा है, उसके मन का आशय दिखा रहा है, सेक्शन 12 में साबित किया जा सकता है, ठीक है। अक्सर होता है ना कि एक चोरी का सामान पकड़ा जाए और अन्य चोरी का भी सामान पकड़ा जाए, तो एक चोरी का सामान पकड़ा जाएगा तो बोल सकते हैं भैया वो सड़क पे मिला था या घर की मेज पे रखा था इत्यादि, लेकिन 10 चोरी का सामान उसी व्यक्ति के पास मिले तो कंफर्म हो जाता है बहुत बड़ा चोर है ये, ठीक है। तो इसका साक्षी किस में दिया जाएगा, सेक्शन 12 में, ओके। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये सारे एग्जाम्पल ना LLM एंट्रेंस एपीओ जुडिशरी के PYQ तुम लोग सॉल्व करोगे तो वहां तुमको दिखेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बन जाता है। ए पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत मुद्रा को कपटपूर्वक परिधान करने का अभियोग है। ए पर आरोप है कि वो फेक नकली सिक्के किसी अन्य व्यक्ति को देता है, मान लो बी को देता है, ठीक है, जिसे वह परिधान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है। ए पे आरोप है कि वह बी को कूटकृत या फेक या नकली सिक्के देता है और जानकारी में देता है, गलती से नहीं देता, जानकारी में देता है, ठीक है। यह तथ्य कि उसके परिधान के समय ए के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत मुद्रा थी, सुसंगत है। यह तथ्य कि ए एक कूटकृत मुद्रा को यह जानते हुए कि वह कूटकृत मुद्रा है उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने के लिए पहले भी दोष सिद्ध हुआ था, ठीक है। ए बी को फेक सिक्का देने के लिए गिरफ्तार होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आरोप है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, आरोप है। तो ए बोल देगा नहीं सर हमको तो कहीं मिला हुआ था, लेकिन फिर इसके आगे 2 चीजें साबित होती हैं। एक, ए के पास अन्य नकली सिक्के भी थे, इसका मतलब उसने जानबूझकर बी को दिया। दूसरा तथ्य जो पूर्व दोष सिद्धि वाला था, जो सामान्यता नहीं साबित किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे साबित हो सकता है कि ए को इससे पहले भी नकली सिक्का या
कूटकृत सिक्का देने के लिए गिरफ्तार किया गया था, सजा मिली थी। तो उसको यहाँ पर मतलब कि वो क्या है, हैबिचुअल हो गया है, ठीक है, बार बार उस अपराध को कर रहा है। तो ये शारीरिक दशा और मानसिक दशा को दर्शाता है। अगला है बी के कुत्ते द्वारा जिसका उग्र होना बी जानता है। ये क्वेश्चन बताया शायद दिल्ली जुडिशरी के प्री में आया था, आज जस्ट हम एमसीक्यू देख रहे थे तो वहां पे था, ठीक है, जस्ट कि हाई कोर्ट जुडिशरी में कहीं पर तो था, ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम्पल ही था कि बी का जो कुत्ता है, बी का एक डॉग है और बी को पता है कि उसका कुत्ता जो है उग्र है। उग्र मतलब पागल नहीं है लेकिन कटाहा कुत्ता है, जिसको हम बोलते हैं अपन कटाहा कुत्ता है, ठीक है, सबको काटने को दौड़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ काम वाली थी, जस्ट इसी साल खत्म हो गई। मेरे हम बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो मेरे यहाँ काला काला कुत्ता था, और चूंकि हाथा खुला हुआ है तो वो जब भी, अभी तो परमानेंट घर पे रहती थी, तब परमानेंट हमारे घर पे नहीं रहती थी, तो आई थिंक 20 साल पहले था वो। जब उनको देखता था पता नहीं क्यों उनको काटता था, और जरूर काटता था, उनको 7-8 बार काटा था, ठीक है। देखो बी जानता है कि उनका कुत्ता उग्र है, ठीक है। यह जानते हुए वह क्या करता है, बी के कुत्ते द्वारा जिसका उग्र होना बी जानता है, किए गए नुकसान के लिए बी पर ए केस लाता है, ठीक है। इसका मतलब ए को बी के कुत्ते ने नुकसान पहुंचाया, चाहे काट कर पहुंचाया है, चाहे उसका सामान तोड़ा हो, चाहे चप्पल काटा हो इत्यादि, तो ए को नुकसान किया है बी के कुत्ते ने, ठीक है। बी का कुत्ता दुष्ट है, उग्र है, इस बात की जानकारी बी को थी। अब ए ने केस कर दिया बी पर, क्योंकि कुत्ते पर तो कर नहीं सकता है ना। ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले भी भा, माँ और या को काटा था, और यह कि उन्होंने बी को शिकायतें की थी, सुसंगत है। अब देखो, अगर बी यह कह दे कि सर ये एक्सीडेंट था, ठीक है, मेरा कुत्ता बहुत सीधा है, इन्होंने भड़काया होगा, कुछ किया होगा इसलिए काटा, ठीक है। अब अगर ए यहाँ ये साबित कर दे कि कुत्ता ने पहले भी एक्स वाई और जी को काटा हुआ है, और इन सब ने आके बी को बोला था भैया अपना कुत्ता संभाल के रखो, ठीक है, सबको काट रहा है, लेकिन इन्होंने सुना नहीं, तो ये क्या होगा, अगर साबित कर दे तो सुसंगत हो जाएगा, ठीक है, इनके विरुद्ध, बी के विरुद्ध यूज हो जाएगा, और इसका मतलब बी की मानसिक दशा को दिखाएगा। किस मानसिक दशा को, बी के ज्ञान को, ठीक है। बी जानता है कि उसका कुत्ता उग्र है, फिर भी वो उस पर कंट्रोल नहीं रखता, ठीक, ओके। अगला एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डी 4th एग्जाम्पल चल रहा है। प्रश्न यह है कि क्या विनिमय पत्र, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, विनिमय पत्र वाले फिर हमको खुद थोड़ा सा समझाना पड़ जाता है। ए पर बी की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके बी की मानहानि करने का अभियोग है, ठीक है। ए पर बी आरोप लगाता है कि इन्होंने एक प्रकाशन किया है, प्रकाशन देखो मानहानि पढ़ा हुआ है आईपीसी में, और टॉट में भी पढ़ा है तुम लोगों ने। और मानहानि क्या होती है, जब उसका प्रकाशन हो, थर्ड पार्टी उसके बारे में सुने। इन्होंने कुछ प्रकाशन किया है, उस प्रकाशन में बी आरोप लगा रहा है कि इसकी मानहानि हुई है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ लांछन लगा है। यह तथ्य कि बी के बारे में ए ने पूर्व में प्रकाशन किए जिसमें बी के प्रति ए का वैमनस्य दर्शित होता है। अब देखो 20 और सबूत के रूप में बी क्या दे रहा है, देखिए सर, इससे पहले भी इन्होंने कुछ लेटर प्रकाशित किए थे, अखबार में छपवाया था, जिसमें साफ दिख रहा है कि मुझसे नफरत करते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हर लेटर में से उल्टा सीधा ही लिख रहे हो, है ना, हर प्रकाशन में, हर न्यूज चैनल पे। इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा बी की ख्याति की अपहानि करने का आशय साबित करता है। ये तथ्य कि ए और बी के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और ए ने परिवारगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दोहरा दिया, यह दर्शित करने के लिए कि ए का आशय बी की ख्याति को अपहानि करना नहीं था, ये भी सुसंगत है। तो सबसे पहली बात, ए ने बी की मानहानि की प्रकाशन के लिए, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है ए ने पहले भी लेटर छापे थे, अखबार छापे थे, न्यूज़पेपर पे, बी के बारे में बहुत गलत गलत बातें की थी, जिससे साबित होता है कि ए बी से क्या रखता है, नफरत, ठीक है, और आशा साबित करने के लिए इसका यूज हो सकता है, ओके। दूसरा, फिर ए आता है, ये कहता है देखिए सर हमारे बीच कोई झगड़ा वगड़ा तो था नहीं जो हम इनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, इसको भी साबित कर सकता है। मैंने जो छापा है वो सत्य है, ठीक है, इसको, और अगर कोई बात, छापा लिख दे क्या, छापा, ठीक है, कोई बात जो सत्य होती है या
जो मैंने सुना था वैसे के वैसे छाप दिया, ठीक है। इसको भी साबित किया जा सकता है, लेकिन सत्य होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनी सुनाई बात गलत छाप दोगे। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम और एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और सारे जितने पतले ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एमसीक्यू जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। ए पर बी को मार डालने के आशय से गोली चलाने का आरोप है, ठीक है। ए पर आरोप है कि ए ने बी पर गोली इसलिए चलाई क्योंकि ए बी को मारना चाहता था। तो इसके लिए सबसे पहले आशय साबित करना होगा कि क्या गोली चलाने का आशय हत्या करना ही था या कुछ और आशय से था, जैसे प्राइवेट डिफेंस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ए का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि ए ने पहले भी बी पर गोली मारी थी। अब अगर बी ये साबित कर दे कि ए ने पहले भी बी पर कई बार गोली चलाई, चाहे एक ही बार क्यों ना चलाई हो, ठीक है, तो इससे ए का आशय साबित हो जाएगा कि ए क्या पड़ा है, बी की प्राण के पीछे पड़ा है, ठीक है। अब ढेर सारा आरोप है, सॉरी ढेर सारा एग्जाम्पल है, सब पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला हम पढ़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि अभी जस्ट सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 में हमने जहर वाला एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। मैंने बोला आगे आएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक दो बार और हो सकता है आए। प्रश्न यह है कि ए की मृत्यु विश्व कारित की गई थी। अपनी बीमारी के दौरान ए द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत हैं, ठीक है। ए की मृत्यु हो गई है और प्रश्न उठा है कि क्या उसको किसी ने जहर दिया। अब जब उसका इलाज चल रहा था तो उसने अपने शरीर के बारे में लक्षण बताए होंगे। आखिरकार अगर उसको जहर मिला होगा तो उसने बोला होगा कि इस टाइम पे इन्होंने मुझे खाना दिया, फिर मेरे तब से मेरी तबीयत खराब है, मुझे उल्टी हो रही है, जो भी लक्षण उसने बताए हों, ठीक है। और अगर वो लक्षण भी से मिल रहे हैं तो किस रूप में ये सुसंगत होंगे, शारीरिक दशा दिखाने के लिए, ठीक है, शारीरिक दशा के रूप में सुसंगत होंगे। एक सेकंड बेटा, तो फल कौन सा होगा, था, ठीक है। एग्जाम्पल सेक्शन 5 एंड 6 के साथ इसको पढ़ लेना, वहां पर दोनों में विष का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक में तैयारी के रूप में है और एक में के रूप में है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने बोला था देखो अब जाके खत्म होता, तो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल पढ़ते रह जाएंगे। तुम लोग बेयर एक्ट खरीद के उससे पढ़ो, और कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तब हमसे पूछना, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तो इसी पर रह जाएंगे हम। ओके, प्रश्न यह है कि हेडिंग इसकी देख लो, कार्य आकस्मिक या शासय था, इस पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। अब देखो, पहले पढ़ लें फिर बताएं। जब प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या शासय था, किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की अवली यह कार्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की अवाली का भाग था। देखो, अवाली समरूप घटनाओं की अवली मतलब एक ही जैसे कार्यों का लगातार होना, जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबंध था, सुसंगत है। इसमें एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, हम तुमको सीधे बता दे रहे हैं क्या बोल रहा है ये, ठीक है। इससे तो हम उग गए हैं, बार बार गलती से शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 12 के बाद आता है सेक्शन 13। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई कार्य हुआ है, अपराध हुआ है, ये आकस्मिक था, आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल हो रहा है, या शासय, शासय मतलब दुराशय किया जा रहा है। अब देखो, एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति हर इन कार्यों से जुड़ा हुआ है। मान लो कई सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक है, कई सारे कार्य हो रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। और ये सब एक आवली बना रहे हैं, एक समावली बना रहे हैं, बता रहे हैं समावली क्या होगी, ठीक है। एक आवली बना रहे हैं, एक जैसे कार्य हैं, सेम टू सेम, ठीक है। एक जैसे कार्य हैं, अपराध हैं, अपराध इसलिए नहीं बोल रहे कि अपराध भी देखो कैसे साबित होगा, देखो, और सबसे एक ही व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर कार्य आकस्मिक था ऐसा बोल के वो निकल जाएगा, सामान्यतः एक्सीडेंटल था तो एक्सीडेंटल चीजें अपराध नहीं होती, बचाव मिल जाएगा। लेकिन अगर वो शासय कर रहा है तब तो अपराध हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक। ए ने एक घर खरीदा, पहला एग्जाम्पल है इसका, इसी का सेक्शन में नीचे लिखा था, इससे समझ में आ जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी घर का इंश्योरेंस कराया, होम इंश्योरेंस। घर 3 महीने बाद जल गया और उसको इंश्योरेंस मिला, ठीक है।
अब यहाँ पर तो कार एक्सीडेंटल हो सकता था। सेम व्यक्ति ने फिर अगले साल फिर एक घर खरीदा, फिर इसका इंश्योरेंस कराया, ठीक है, फिर घर जल गया, फिर इंश्योरेंस। अब देखो लगातार फिर अगले साल फिर वो घर कर रहा है। अब अगर ये चीज साबित हो जाए कि बार बार उसका घर जल जा रहा है इंश्योरेंस कराने के बाद, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, वो साथ से ऐसा कर रहा है इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त करने के लिए। वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, ठीक है। अन एग्जाम्पल भी बताते हैं तुमको। अब प्रश्न है कि ए ने बी से शादी की है, बी ब्राइड है, ब्राइड मान लेते हैं या दूल्हा मान लेते हैं, चलो दुल्हन ही मानते हैं। दुल्हन का लाइफ इंश्योरेंस कराया, उसके बाद दुल्हन क्या हुई, जल के मर गई, या दुल्हन एक्सीडेंट से मर गई, ठीक, इसको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल गया ए को। अगले महीने फिर उसने दूसरी शादी की, उस दुल्हन के साथ भी वही हुआ। कुछ दिन बाद इसका लाइफ इंश्योरेंस कराया, कुछ दिन बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट से या आग लगने से इत्यादि से, ठीक है। पैसा लिया, फिर गया उसने तीसरी शादी कर ली, ठीक है। तो जब तक उस पहली ब्राइड का मरने, पहला घर का जलने का प्रश्न था, तब तक वो एक्सीडेंट हो सकता था। बट सेक्शन 13 कहता है जैसे ही ये चीज क्या हो जाएगी, सेकंड सेम कार्य हो जाएगा। अब देखो हो सकता है कि तीसरी बार वो दुल्हन की जगह घर खरीद ले, शादी करने की जगह घर ले ले, और घर जल जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस मिल गया। अगली बार उसने क्या किया, एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है। जो कार्य है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, बट एक्सीडेंट हो गया, फिर से उसको लाइफ इंश्योरेंस मिल गया। तो जो कार्य है, ये कार्य क्या हो रहे हैं, एक जैसे आवली बना रहे हैं, एक ही व्यक्ति उससे संबंधित है, ठीक है। इसका मतलब ये कार्य एक्सीडेंट ना होकर जानबूझकर शासन किया गया, दुराशय किया गया, अपराध कार्य करेगा। तो अगर हम इस आवली को साबित कर दें तो हम साक्ष्य के रूप में इसका उस व्यक्ति के खिलाफ इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल ए वही बोल रहा था, ओके। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया हो, ठीक है। सेक्शन 13 था, और अभी -2 वाला रूल ही चल रहा है। -2 वाला रूल मैंने शुरू में बताया, ठीक है, देख लेना। तुम लोग को नहीं समझना, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा हो और LLB के अलावा अलग से पढ़ रहे हो, उनके लिए था वो। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, तो ये हेडिंग हो गई। सेक्शन 16 में था ये इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी 14 में। जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत है। व्यापार से संबंधित, कारोबार से जॉब से संबंधित सेक्शन है 16, इतना याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि क्या कोई काम कारोबार के क्रम में हुआ था, तो सामान्यतः जो प्रक्रियाएं उस कार्य के क्रम में अपनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ए ने बी से पिज्जा ऑर्डर किया था, ठीक है। अब ए कहता है कि देखिए मैंने ऑर्डर किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई हैं, क्रम है, तो ये साबित हो सकेगा। लेकिन देखो बी को अगर साबित करना होगा तो बी क्या करेगा कि देखिए सर इन्होंने ऑफलाइन, मान लो ऑनलाइन का तो सबूत होता है, ऑफलाइन साबित करने के लिए एग्जांपल देते हैं तुम लोग को कि देखिए ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इन्होंने जो ये रसीद काटी है, ठीक है, हमने पिज्ज़ा बनाया है, फिर हमने इनके यहाँ एड्रेस पे भेजा है। ये सब कुछ एक आवली की तरह काम कर रहा है, बट व्यापार के संबंध में, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था। ये तथ्य कि कारोबार के साधारण अनुक्रम था, वे सभी पत्र जो किसी अमुक स्थान में रखे दिए जाते हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, डाले जाने के लिए जाते थे, कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या, एग्जाम्पल के लिए, ए ने बी को कोई लेटर भेजा, ठीक है, कोई लेटर भेजा था, मान लो संस्वीकृति स्वीकृति का क्वेश्चन आया, संविदा अधिनियम तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब लेटर भेजने का एक क्रम होता है, ठीक है, मान लो पोस्ट ऑफिस गया, पोस्ट ऑफिस में डाला होगा, ठीक है ना, फिर वहां से निकला होगा, फिर डाकिया ले गया होगा इत्यादि। तो अगर इस क्रम को साबित कर दिया जाए, क्योंकि ये कारोबार का एक क्रम पोस्ट ऑफिस में से लेटर भेजने का है ना, तो इसको सबूत के रूप में यूज किया जा सकता है, ठीक है।
प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट पत्र ए को मिला था। ये तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था सुसंगत है। ठीक है। प्रश्न यह है कि ए को कोई लेटर मिला था, मान लो ये लेटर बी ने भेजा था। ठीक है। अब पहली चीज तो हमने ऊपर ही देख ली कि बी ने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज ये हो गई, देखो पहले ये नियम होता था कि अगर लेटर नहीं, अभी नियम है, अगर लेटर जिसको भेजा गया उसको नहीं मिलता है तो ऑफिस से वापस भेजने वाले के पास आ जाता है। और अगर इसने पोस्ट ऑफिस में लेटर डाला और इसको वापस नहीं आया तो ये सबूत के रूप में यूज कर सकता है कि मैंने लेटर उस अनुक्रम में रख दिया था। आज के लिए इतना ही। कल हमको स्वीकृति पढ़नी है। स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक सेक्शन उठाएं, 2 सेक्शन उठाएं, टाइम हो जाएगा। और स्वीकृति हम लोग को बहुत दूर तक पढ़नी है। चलो, कट हो गई तुम लोग की क्लास, फिर भी देख लेना। हम लोग कल से स्वीकृति पढ़ेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है और 5 से 10 सेक्शन लगातार चलेगा। चलो ठीक है।